लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? उसका वो टाइप लिखवाया था हमने क्या? टाइप लिखवाया था उसके के सर्कुलेशन सिस्टम ना, उसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, सिस्टम समझा दिया था ना पूरा। हार्ट बीट बताई थी कितनी होती है? नहीं बताई थी? हार्ट बीट से देखो भाई, हृदय की धड़कन जो है वो कितनी होती है। तो ये अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग होती है। एक एडल्ट में कितनी होती है, एक वयस्क में, एक वयस्क में कितनी होती है 72 पर मिनट होती है, ठीक है। एक चाइल्ड में, एक बच्चे में कितनी होती है लगभग 140 पर अराउंड होती है, 140 के 130, मतलब ऐसा है 120 से 150 के बीच की हो सकती है, लेकिन लगभग 140 होती है, ठीक है। अब इससे अंतर क्या पड़ता है आप सुनना, ठीक है। होता क्या है, एक एडल्ट की हार्ट बीट जो है वो 72 है और एक बच्चे की हार्ट बीट कितना है 140। हार्ट बीट ज़्यादा है दैट मीन्स सर्कुलेशन भी फास्ट हो रहा है। सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है, ब्लड अपने साथ किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को। तो ब्लड अपने साथ किसको लेके जाएगा, ऑक्सीजन। अब हार्ट ब्लड में को रेगुलेट करेगा या सर्कुलेट करेगा और ब्लड किसको लेके जाएगा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कहाँ जाती है, पूरी बॉडी में। अब जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, और माइटोकॉन्ड्रिया तक, सेल तक जाएगी। और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज होता ही है, ऑक्सीजन मिल जाती है, कंबसन स्टार्ट होता है, एनर्जी फॉर्मेशन हो जाता है। अब जितनी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगी भाई, एनर्जी भी तो इतनी जल्दी जल्दी बनेगी, और एनर्जी इतनी जल्दी बनेगी, स्टोर उतनी कम हो पाएगी एनर्जी। अगर एनर्जी स्टोर कम हो पा रही है दैट मीन्स आपका खाना उतनी जल्दी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर एनर्जी दे देगा, फिर बाद के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। यही रीज़न है कि बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है और एक एडल्ट्स को एक टाइम के बाद लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनेगी वो बहुत जल्दी बन जाएगी और ख़त्म भी जल्दी हो जाएगी, तो बाद के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। और यही रीज़न है कि बच्चों को भूख बार बार लगती है और ज़्यादा। क्लियर? अब होता क्या है, अगर कोई रनर है, दौड़ने वाला है, जो जिम करता है, वो उसकी हार्ट बीट कितनी पहुंच जाती है 92 से लेके करीब करीब 100 पर मिनट। जल्दी थक जाएगा, एनर्जी जल्दी लॉस कर देगा, है ना। इसलिए रनर्स को मना करते हैं कि माउथ से सांस मत लो, आप नोज से ही लो, ताकि लिमिटेड ऑक्सीजन जाए, ऐसा नहीं। और फिर फिल्टर होके भी नहीं जाती माउथ से ऑक्सीजन, जो हवा आप ले रहे हो फिल्टर होके नहीं जा रही है, एयर जो जा रही है अंदर वो इस वजह से भी है। यहाँ तक क्लियर है? कोई बेसिक चीज़ है। हार्ट बीट पूछा था एडल्ट की कितनी होती है 72 पर मिनट, चाइल्ड की 140 के अराउंड, 130 आएगा तो भी सही है, 145 आएगा तो भी सही है। नेक्स्ट है रनर की कितनी होती है, इतनी होती है, ठीक है। एक जो एथलीट होता है, एक एथलीट की जो हार्ट बीट होती है वो करीब करीब 62 से 70 पर मिनट होती है जब वो बैठा होता है नॉर्मल कंडीशन में। क्यों? एनर्जी बनी रहे। बस सुना, अब यहाँ पे हार्ट बीट कम है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने पे अवायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई अभी हम पढ़ाएंगे, इसका चैप्टर रेस्पिरेशन, अब समझाएंगे क्या होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन कम जा रहा होगा, ऑक्सीजन कम जा रहा है दैट मीन्स श्वसन कौन सा हो रहा है, अवायवीय हो रहा है। और अवायवीय श्वसन में हमेशा रिजल्ट में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड या फिर अम्ल बनता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, मसल क्रैम्प, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो देखना, आप जो दौड़ते हैं एथलीट होते हैं उनको खिंचाव होता है मांसपेशियों का, होता है। क्रिकेटर वगैरह देखे होंगे, रनर देखे होंगे, आपको बहुत जल्दी आता है, आपको नॉर्मली नहीं होता। क्यों? आप ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर ले रहे हो, लेकिन उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी में श्वसन कौन सा होगा, अवायवीय, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एन एरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट क्या बनेगा, एसिड, लैक्टिक एसिड बनता है। आप देखना, आप कभी भी जिम करोगे या कोई भी काम कर लो, आप कोई भी सामान उठाओगे, आपकी बॉडी थोड़ी सी पंप अप हो जाती है, फूल जाती है एकदम, तुम्हें लगेगा भाई बॉडी बन गई, मसल मसल आ गई, है ना। और कुछ टाइम बाद डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा श्वसन हुआ है, अवायवीय, और अवायवीय श्वसन की वजह से क्या बन गया, लैक्टिक एसिड। तो बॉडी आपको लगेगा कि पूरी थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाओगे आप, ऐसा होता है।
क्लियर है? ये हार्ट बीट वाला ये लिख लो, इतना सा ये 4 पॉइंट है। अच्छा एक चीज़ और थी, वो भी देख ही लो, साथ में लिखेगा भाई। 2 हार्ट बीट के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है? सुनना, 72 टाइम बीट करता है हार्ट बीट, कितनी देर में? 60 सेकेंड। तो एक टाइम कितनी में करेगा? 60 बटे 0.8। तो 2 हार्ट बीट के बीच में कितनी देर का गैप होता है? 0.8 सेकेंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लें। ये 4-5 पॉइंट है, ये आप नोट कर लो। दिख रहा है? देखो देखिए, तो एडल्ट की हार्ट बीट कितनी है? 72 पर मिनट। चाइल्ड की कितनी होती है? 140, ठीक है। और जो एथलीट होते हैं वो अपनी हार्ट बीट नॉर्मली कम रखते हैं, मेंटेन करते हैं। वो कैसे? 62 से 7, ताकि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो, एनर्जी बनी रहे, ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। इसी वजह से उनको क्या आता है? मसल क्रैम्प आता है। वो आगे हम समझाएंगे रेस्पिरेशन में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और 2 हार्ट बीट के बीच टाइम कितना होता है? 0.8 सेकेंड। मतलब एक बार धड़कने में और दूसरी बार हार्ट बीट में टाइम डिफरेंस कितना आएगा? 0.8 सेकेंड, ठीक है। ये नोट हो गया? वो लिख लेना एक बार बस, चैम्बर कितने होते हैं, फिर ये खत्म। मतलब मछलियों के, सॉरी मत्स्य जो होती है ना, मछलियाँ जो होती हैं, उनमें हार्ट में कितने, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर लिखवाए थे हमने? 4। तो भाई अलग अलग क्लासिफिकेशन है ना, जैसे कि आप सुनोगे मत्स्य का है, उभयचर हैं, एम्फीबियंस, ठीक है। और आपके रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप है ना, एवीज हैं, पक्षी, मैमल्स हैं, स्तनधारी। इनमें चैम्बर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो कितने होते हैं देख लेना आप। सबसे पहला आता है इसको हम क्या कहते हैं? आधा सा बनता है क्या? सही है, ऐसे होता है, जो भी है देख लेना आप। किस चीज़ होती है? मछली। मत्स्य में पहला हो गया, सेकंड। दूसरे होते हैं एम्फीबियन, इसको हम कहते हैं उभयचर। थर्ड होते हैं रेप्टाइल्स, इसको हम कहते हैं फोर्थ है आपके एवीज, जिसको हम कहते हैं, और फिफ्थ हैं आपके मैमल्स, जिसको हम कहते हैं ये। अब इनमें चैम्बर कितने कितने होते हैं सुनना। मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? एम्फीबियंस के में कितने पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर, एवीज में 4 चैम्बर, और मैमल्स में भी। भाई मछलियों का तो पता है आपको, ठीक है। एम्फीबियंस होते हैं जो पानी में और जमीन में दोनों जगह रहते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं उभयचर, जो दोनों जगह पाए जाते हैं, पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं। उनमें कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरीसृप जो रेख के चलते हैं, स्नेक है ना, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है। इसमें एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। और एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कितने चैम्बर होते हैं? है क्या वो एक सरीसृप है, रेप्टाइल है, लेकिन रेप्टाइल होने के बावजूद भी उसमें कितने चैम्बर हैं? 4। नॉर्मली रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? 3। तो ये अपवाद हो गया एक। तो ये एलिगेटर आए, भाई एलिगेटर आए या फिर क्रोकोडाइल आए, घड़ियाल आए या फिर मगरमच्छ आए, दोनों में ही हो, वो एक ही है ना कैटेगरी उनकी, तो वजह से ठीक है। हाँ बेसिक सी बात है। एवीज होते हैं पक्षी, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4।
मैमल्स होते हैं स्तनधारी, ह्यूमन हो गए आपके, उनमें भी कितने होते हैं? 4। डॉल्फिन क्या है? मैमल है एक, ठीक है, स्तनधारी, उसमें भी कितने होंगे? 4। वेल क्या है? स्तनधारी, उसमें भी कितने होते हैं? 4। वेल फिश में नहीं आता, वेल किस में आता है? मैमल्स में आता है, ठीक है, उसमें मछली है, मैमल में आता है लेकिन, ठीक है। इसके अलावा बैट होता है, चमगादड़ सुना होगा, बैट भी किस में आते हैं? अच्छा, क्लियर? ये आपको लिखना, ये हो सकता है पूछ ले आपसे। ये आप लिख लो। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट है। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हमने आपको समझा दिया सर्कुलेशन होता कैसे है, वीन्स क्या हैं, आर्टरीज क्या हैं, वो भी बता दिया हमने आपको। और इसके अलावा प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड क्या है, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त क्या है, ये बता ही दिया है। हार्ट बीट क्या होती है, ये भी समझा दिया। कैसे एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं भाई इसकी वजह से, वो भी हमने आपको समझा दिया कि भाई एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, कम हो रही है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड से रिलेटेड वाला पूरा भाग यहाँ पे कंप्लीट, क्लियर। सर्कुलेशन भी हो गया और आपका ब्लड भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा है, अगर सिस्टम का मतलब हो गया तंत्र, और तंत्र क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा बॉडी ऑर्गन परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो रेस्पिरेशन में मेनली कौन करता है? लंग्स, फेफड़े, लेकिन उसके अलावा भी तो अंग होंगे, उसके अलावा भी तो ऑर्गन्स होंगे। वो ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे? आपकी नेजल कैविटी, नोज करती है, ट्रैकिया वायुनाल करता है, और आपके ब्रोंकियोल्स करते हैं, एल्वेलाई कूपिकाएँ होती हैं, लंग्स का पार्ट आ जाता है। तो एक से ज़्यादा बॉडी ऑर्गन परफॉर्म वहाँ भी करते हैं, क्लियर? ये लग गया। हो गया सभी का? अगली हेडिंग डालो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कोई डाउट हो आपको तो पूछ सकते हो अभी, या बाद में पूछे ना ज़्यादा टाइम, ठीक है। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हिंदी क्या होगी? श्वसन तंत्र, ठीक है। देखें, अच्छा सुनना पहले, श्वसन तंत्र होता क्या है भाई? हमें लंग्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी? हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तब, हमें किसके लिए? ब्लड को शुद्ध करने के लिए। हमने CO2 को छोड़ा था, ऑक्सीजन को लिया था, तब ब्लड प्योरीफाई हुआ था, शुद्धिकरण करने के लिए। भाई ब्लड स्टोरेज के लिए तो अलग ही से होता है भाई, बताया भी हमने। श्वसन हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन होता क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। हम गैसों का आदान प्रदान क्यों कर रहे हैं? एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। ऊर्जा निर्माण के लिए क्या होना? गैसों का आदान। भाई गैसों का आदान प्रदान पर्पस क्या है हमारा? ऊर्जा निर्माण। अभी ऊर्जा निर्माण में गैसेस कैसे हेल्प कर रही हैं हमने आपको प्रोसेस लिखवाई थी। C6H12O6 प्लस 6 गिव्स 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस ऑक्सीजन होगी तभी तो एनर्जी डेवलप बन रही है ना, ऐसा। ये तो हो गया ये। अच्छा, ये रेस्पिरेशन में मेन रोल प्ले कौन करता है? तो लंग्स करती है। और लंग्स का काम क्या है? प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? लंग्स से।
जबकि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है? किडनी से। वो छनना है, ये शुद्धिकरण है। याद रखना, शुद्धिकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन लेना। भाई बताया शुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन होती है। और अशुद्ध रक्त क्या होता है? इसमें CO2 होती है। तो शुद्धिकरण हो रहा है मतलब CO2 छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। अब वो कैसे होता है वो प्रॉब्लम आगे समझा रहे हैं आपको, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। बेसिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनर्जी फॉर्मेशन हो सके, और लंग्स क्या करती है? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड का रोल प्ले करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब भाई रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग जो जीव हैं, उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, जो श्वसन अंग होंगे, वो भी तो अलग अलग होते हैं, है ना? आप देखना, श्वसन अंग, ठीक है, एक साइड लिखते हैं, ठीक है। श्वसन अंग तो पहला आता है मछलियों में। मछलियों का श्वसन अंग कौन सा होता है? गिल्स। क्लोन भी कहते हैं, ठीक है, गलफड़े, ठीक है, क्लोन भी कहते हैं। पहला हो गया, यहाँ लिखते हैं साइड, ठीक है। सेकेंड, एम्फीबियन। एम्फीबियन में मतलब उभय। अब उभयचर में मेनली दो क्वेश्चन बनती है, एक बनती है टेडपोल की, सुना होगा आपने। फ्रॉग को लेते हैं हम। भाई फ्रॉग कैसा है? उभयचर है, पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, दोनों जगह है। अब इसका जो फ्रॉग छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? टेडपोल। क्वेश्चन हमेशा टेडपोल के नाम से ही आए। या फिर जब एक फ्रॉग कैसा होता है? एडल्ट। तो जब टेडपोल होता है फ्रॉग, तब सांस किससे लेता है? गिल्स से। और जब एडल्ट होता है तब किससे लेता है? याद रखना, टेडपोल क्वेश्चन बहुत आता है, टेडपोल के नाम से ही आता है, यही कहते हैं इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी। यहाँ तक क्लियर है? दोनों। तीसरा और देखना एक, फिर हम बाकी का लिखवाते हैं रफ करके। थर्ड इज रेप्टाइल्स। सर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो सांस किससे लेते हैं? सॉरी, खाली किससे लेते हैं? लंग्स से। रेप्टाइल्स लंग्स से रेस्पिरेटरी ऑर्गन, समझ ना? तो मछलियों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? गिल्स होता है ना? एम्फीबियंस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग है। अगर फ्रॉग का लेंगे एग्जांपल तो टेडपोल का क्या होता है? गिल्स। जबकि एडल्ट का क्या होता है? लंग। एक चीज़ और है, जब ये सुप्तावस्था में जाते हैं, हाइबरनेशन में जाते हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चन में, अभी मेढक दिख रहा है क्या आपको? बरसात में दिखते हैं, उसके अलावा तो वैसे दिखते नहीं आपको नॉर्मली। जिस टाइम पे वो जमीन के अंदर रहते हैं, हाइबरनेशन में, सुप्तावस्था में रहते हैं, उस टाइम पे वो ज़्यादातर रेस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? स्किन से। समझ में आया? जिस टाइम पे एम्फीबियन या रेप्टाइल्स दोनों सुप्तावस्था में होंगे, ये किससे लेंगे सांस? स्किन से लेंगे। समझ में आया? अर्थवॉर्म का नाम सुना है? कीचुआ। सांस किससे लेता है? स्किन से। क्वेश्चन आता है, आप ये 3 लिखो, हम लिखवा रहे हैं बाकी, ठीक है? इतना नोट कर लो आप। ये समझ में आया? देखो, क्वेश्चन ऐसे निकालते हैं, सही कैसे आते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? लंग्स में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? लंग्स में। भाई गैसों का आदान प्रदान लंग्स में हो रहा है, ठीक है? किस चीज़ के लिए होता है? एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। और ये एनर्जी फॉर्मेशन होता कहाँ पे है? 2 जगह पे। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, आगे लिखाएंगे हम। और अवायवीय कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ये फॉर्मेशन होता है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। फिर अलग अलग जीवों में उनके जो श्वसन अंग हैं वो अलग अलग हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग हैं, ठीक है? जैसे कि मछलियाँ जो हैं, मत्स्य जो हैं, फिशेस जो हैं, वो सांस कैसे लेती हैं? गिल्स से, ठीक है? एम्फीबियन कैसे लेते हैं? तो
गिल से भी लेते हैं और लंग से भी लेते हैं। टेडपोल होता है वो किससे लेगा? गिल से, जबकि एक एडल्ट होगा वो किससे लेगा? लंग से। और जब ये सुप्तावस्था में होंगे, हाइबरनेशन में होंगे, तब किससे लेंगे? स्किन से। क्लियर? फिर आता है रेप्टाइल्स का सरीसृप का, जो रेख के चलते हैं, वो किससे लेते हैं? लंग्स से। और जब ये भी सुप्तावस्था में होंगे तो किससे लेंगे? ये नोट हो गया तो ऊपर वाला ये रफ कर दें, बाकी का लिख लो। ये हो गया वो, एक साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट देखना, फोर्थ रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, एबीज। पक्षी भी सांस कैसे लेते हैं? फिफ्थ वन इज मैमल्स। मैमल्स भी सांस कैसे लेते हैं? या इनका भी श्वसन अंग कौन सा होता है? लंग्स को फेफड़ा कहते हैं, हिंदी में पता होगा आपको। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट, अर्थवॉर्म। क्वेश्चन आता है इसका स्पेसिफिकली कि अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंग कौन सा होता है? स्किन होता है या फिर त्वचा होती है? क्लियर है? ये होगा इनके रेस्पिरेशन ऑर्गन। हो गया नोट डाउन? ठीक है, सब हो गया। ये साइड वाला भी लिख गया। नेक्स्ट, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो एक से ज़्यादा बॉडी ऑर्गन परफॉर्म करते हैं। भाई सबसे पहले एयर कहाँ एंटर करती है? या फिर सिंपली लिख लो किसमें? नोज। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाती है? जिसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन आता है वाइंड पाइप या वायुनाल किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं हम? ट्रैकिया को कहते हैं। क्वेश्चन ये आया है कि निम्न में से वायुनाल के नाम से कौन जाना जाता है? कौन है? ट्रैकिया। क्लियर? और साउंड पाइप क्या होता है? ध्वनि नाल। लैरिंक्स का नाम सुना? चलो, नेसल कैविटी हो गया, ट्रैकिया हो गया, यहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स के ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, फिर यहाँ से एल्वोलाई, इसको हम कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ये होता है। अब सुनना प्रोसेस कैसे होती है पूरी की पूरी। ठीक है भाई, नोज में सबसे पहले आपने जो बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर ली, ठीक है, इनहेल करी, जो अंदर ली सांस, उसमें कौन कौन सी गैसेस जाती हैं? सुनना, बताओ। हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं? अंदर सांस में कौन सी गैस लेते हैं? सारे लेते हैं। हम क्या क्या लेते हैं? तो हम नाइट्रोजन भी लेते हैं, हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, हम CO ऑर्गन भी लेते हैं। क्या लिख रहे हो तुम? और हम CO2। भाई जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो सारी की सारी अंदर जाएंगी ना। कैसा है कि नहीं सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाएगा बाकी सारी रुक जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई सारी जाएंगी एटमॉस्फेयर में। जिस कंपोजिशन में नाइट्रोजन कितनी है? 78.1%। तो 78.1% हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे।
अंदर सांस में लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है 20.9%, तो हम ये अंदर लेंगे। और कितनी है 0.93%, तो ये भी हम लेंगे। और 0.032% ये क्या है आपकी CO2। बाकी के अदर गैसेस हैं। आप सुनना, एक्सेल, बाहर छोड़ना गैसेस को। नाइट्रोजन का क्या हमारी बॉडी में कोई यूज़ है? नहीं है। तो नाइट्रोजन को जितना हमने सांस में अंदर लिया था उतनी ही हम क्या करेंगे, सेम परसेंटेज में बाहर। क्लियर है? ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में यूज़ है। हाँ, कैसे? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा था? एनर्जी। तो ऑक्सीजन तो यूज़ हुई है, कितनी होती है यूज़? लगभग 4%। तो 16.4% कहाँ आती है? बाहर। तो इसमें एक्सचेंज देख रहे हो कितने का हुआ? लगभग 4%। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऑर्गन, क्या हमारी बॉडी में ऑर्गन कोई काम है? नहीं है। तो 0.93% इनहेल करी, 0.93% ही हम एक्सेल कर देंगे। CO2 आपने देखा जब ऑक्सीजन ली थी हमने तो ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिलके क्या बनाई थी? CO2। तो हमने ली तो है नहीं, ज़्यादा जाएगी बाहर। तो ये 0.03% लगभग कितने जाती है बाहर? तो आप एक रफली आइडिया मान चलो क्या कि CO2 का और O2 का इनका लगभग कितने परसेंट एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में? अराउंड 4%। 4% के अराउंड क्या होता है? चेंज होता है। बाकी जो गैसेस हम जिस कंपोजिशन में लेते हैं उसी में बाहर एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है आप बाद में पहले समझ लो, ठीक है। नेसल कैविटी नोज, आप सांस लोगे उसके अलग से ऑर्गन बनाया गया है, कौन सा? आपका नोज। हमें क्यों सजेशन दिया जाता है, रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप नाक से ही सांस, आप देखना ना जो भी रनर्स होंगे दौड़ रहे होंगे उनसे मना करते हैं कि माउथ से सांस मत लो, नाक से ही लो। ये तो क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ना जाए। दूसरी क्या है, नोज के और भी काम है। वो क्या क्या है? पहला क्या है, नोज का काम फिल्ट्रेशन करना। नोज क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है कि जो भी धूल का कण अंदर जा रहा होगा वो नोज से रुक जाएगा, तो प्योर एयर लगभग अंदर जाएगी। एटलीस्ट जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो अंदर नहीं जाएंगे डस्ट के, पहला। दूसरा, टेम्परेचर मेंटेन करना, भाई नमी वाली हवा अंदर ना जाए, अदरवाइज वो चोक करेगी, समझ रहे हो आप? ये होता है, वबल क्रिएट करेगी अंदर। तो पहला काम तो क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए। दूसरा काम क्या हो गया, टेम्परेचर मेंटेन हो। ये दो काम मेनली कौन करता है? नोज। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमें सांस नोज से ही लेनी चाहिए। क्लियर है? और एक फिक्स अमाउंट में जाएगी, वहाँ से जाएगी तो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आगे पहुँचते हैं हम, तो सबसे पहले एक ऑसोफेगस नाम होता है। ऑसोफेगस क्या होता है? कैप होता है। वो कैप क्या करता है, आहार नाल को, ऑसोफेगस जो, क्या बोल रहे हैं, एपिग्लॉटिस होता है कैप, जो तो ले एपिग्लॉटिस कैप काम क्या करता है, ऑसोफेगस को और वाइंड पाइप को अलग करता है। ये अच्छा, ये इसका फंक्शन कौन करवा रहा होता है? ब्रेन, है ना। तो ऐसा होता है कि भाई आपने जब सांस ली उस टाइम पे वो कैप क्या करेगा, आपकी आहार नाल को बंद करेगा, तो सांस जो जाएगी वो ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपिका में। और जिस टाइम पे आप खाना खा रहे हो वो कैप क्या करेगा, आपके वायु नाल को बंद करेगा, तो आहार नाल से खाना अंदर पहुंच जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है आप खाना खा रहे हो तो खाना लग जाता है ना। आप लोग कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, ऐसा नहीं होता। आप किसी को याद कर रहे हो तो ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? जिस टाइम पे आप किसी को याद कर रहे हो तो आपका ब्रेन कहीं और फंक्शन कर रहा है ना। तो जिस टाइम पे एपिग्लॉटिस को बंद करना चाहिए, किसको? वायु नाल को। खाना खा रहे हो उस टाइम पे एपिग्लॉटिस कंफ्यूज है कि हम करें क्या, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो कहीं और है ना। इस चक्कर में कभी भी खाना जो है वो क्या करता है, आहार नाली जाए कहाँ चला जाता है? वायु नाल पे, हमें खाना लग जाता है। अब उसी के साथ में खांसी आती है, क्यों? ताकि फोर्सफुली खाने को वहाँ से बाहर निकाल पाए। तो तुम्हें कोई याद नहीं करता, जिसे याद कर रहे हो तुम ही कर रहे हो, ठीक है। ऐसा है, समझ में आया? ये है। तो नेसल कैविटी में क्या क्या फंक्शन हुआ, एक तो फिल्ट्रेशन, एक तो जो है वो हवा का फिल्ट्रेशन हुआ, धूल के कण अंदर नहीं जा रहे, ऊपर से टेम्परेचर भी मेंटेन होकर अंदर जा रहा है, पहला हो गया। इसके बाद एपिग्लॉटिस क्या काम करेगा कि जो आप सांस ले रहे हो वो एक्चुअली वायु नाल से होती हुई कहाँ जाए, आगे। अब फिर हम पहुँचते कहाँ पे, ट्रैकिया पे। क्वेश्चन याद रखना, वायु नाल किसको कहते हैं? ट्रैकिया को कहते हैं। या वाइंड पाइप किसको कहते हैं? ट्रैकिया को कहते हैं। अब इस ट्रैकिया में भी कुछ हेयर्स लाइक थोड़े छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, म्यूकस टाइप का थोड़ा सा पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स हैं जो नोज से फिल्टर नहीं हो पाए वो जाके कहाँ फिल्टर हो जाएंगे?
ट्रैकिया में हो जाएंगे, वायुनाल में हो जाएंगे। ये हम कल डायग्राम समझाएंगे आपको अच्छे से बिल्कुल बना के। अब ट्रैकिया से फिर कहाँ जाएगा, ब्रोंकियोल्स, श्वसनी में जाएगा। श्वसनी दो होती हैं, एक इस तरफ, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड, जो आपके लंग्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गुब्बारे नुमा संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं, ठीक है। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, आप खुद सोचना। अगर एक ट्री है, एक पेड़ है, उसमें सिर्फ तना हो तो फल ज़्यादा लगेंगे, या फिर उसमें ब्रांचेस भी हों तो ज़्यादा लगेंगे। अगर सिर्फ ब्रोंकियोल्स होते तो कूपिकाएँ कम हो पाती, क्योंकि दो ही ब्रोंकियोल्स हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। इसीलिए हमने क्या किया, हमने उसको और ज़्यादा डिवाइड किया ब्रांचेस में। फिर हमने उस पर क्या लगाई, एल्विलाई, ताकि ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर हो पाए। अब ऑक्सीजन वहाँ पे स्टोर हो गई, कहाँ पे जाके, इन बैलून्स में। आपने सांस ली, सांस में सारी गैस अंदर गई थी, कौन सी स्टोर हुई, ये वाली ऑक्सीजन। अब सांस जब छोड़ोगे तो CO2 बाहर जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी, आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन जाके कूपिकाओं में स्टोर हो गई, कहाँ पे, लंग्स में हो गई। हमने आपको कल सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाया था। ब्लड हार्ट से कहाँ जा रहा था, हार्ट से पहले कहाँ जा रहा था, लंग्स में जा रहा था। अरे भाई हमने यहाँ पे पढ़ाया था राइट आर्टियम, जो दाई क्या बोलते निलय था, दायां निलय था, उससे कहाँ जा रहा था, लंग्स में जा रहा था, है ना। उस ब्लड में क्या था, CO2 था। अब क्या करेगा, वो ब्लड जा रहा है CO2 को लेके, अब वो CO2 को लेके कहाँ जाएगा, एल्विलाई में, और एल्विलाई में जाके क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई अब, और CO2 को छोड़ देगा। अब ऑक्सीजन को लेके लंग से ब्लड कैसा हो गया था, प्योर हो गया था, ऑक्सीजन आ गई है इसमें। अब कहाँ जाएगा, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं आलिंद, फिर पूरी बॉडी। ऑक्सीजन को वहीं छोड़ दिया उसने, CO2 को वहीं पे छोड़ दिया उसने, CO2 बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन का यूज़ कर। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली ऐसी ही चलती रहती है। तो कूपिकाओं में जाके ऑक्सीजन स्टोर हो जाएगी, ब्लड आएगा, कूपिकाओं से ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को छोड़ेगा, आगे निकल जाएगा। समझ आए, ऑक्सीजन आप एक्सहेल करोगे तो CO2 कहाँ निकल जाएगी, ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे तो स्टोर हो जाएगी, और CO2 जो हम एक्सहेल करेंगे, बाहर निकालेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी। यही होती है किसकी, रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एक होता है अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस होता है। कल आपको डायग्राम बना के प्रॉपर लेवलिंग से समझा दें। यहाँ तक क्लियर है। ये हम कल प्रोसेस दोबारा समझाएंगे आपको, जब डायग्राम बनाएंगे अच्छे से तब, ठीक है। हम समझाएंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? थैंक यू।